हूं स्वाति जोशी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र, एक ऐसा शो जिसमें हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। आज सबसे पहले बात गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले की करेंगे। हमला करने वाला है मुर्तजा, वो मुर्तजा जो IIT बॉम्बे का पढ़ा हुआ है। कैसे 11 सालों में वो इंजीनियरिंग से आतंक की राह पर चल पड़ा। सवाल यह है कि मुर्तजा ने यह जानबूझकर किया या फिर उससे यह करवाया गया। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि देश में और कितने मुर्तजा अब्बासी हैं। हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। ग्यारह साल से मुर्तजा क्या प्लानिंग कर रहा था? क्या आतंकी संगठन से भी इसका कोई जुड़ाव था? तो इस तरह का आपके साथ कोई व्यवहार हुआ था इसके पहले? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे साथ वो तो मेंटली टॉर्चर करते थे, वो भी उनकी मम्मी का इन्वॉल्वमेंट था उसमें। अहमद बहुत कम बात करता था, वो किनारे ही रहता। 11 साल से मुर्तजा कौन सी ट्रेनिंग ले रहा था? सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जब आप रिलेशन में रहे उनके साथ पत्नी के रूप में, तो किस तरह के वीडियो देखता था, किस तरह की साइट चलाता था वो? हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है, उस बारे में नहीं पता वो क्या करता था, क्योंकि उसकी कोई चीजें मेरे हाथ कभी नहीं लगी, ना लैपटॉप ना फोन। हमने कभी उसका कुछ छुआ नहीं है और वो नॉर्मली रूम में नहीं रखता था। 11 साल से मुर्तजा किससे जिहादी क्लास ले रहा था? आपके सामने कभी उन्होंने जाकिर नाइक का जिक्र किया था? मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन मम्मी लोग जैसे नॉर्मली वीडियोस वगैरह कभी कभी देखते थे। अब हमें उसके बारे में और ज्यादा नहीं पता है। क्या हिंदुस्तान को सीरिया बनाना चाहता था मुर्तजा अब्बासी? जब आप साथ में थी तो उसके व्यवहार में कुछ बदलाव उस तरह का दिख रहा था, जैसे लगता था कि जो आज परिणाम आया है? ये था साहब, उसको इंटरेस्ट नहीं है उसके बिहेवियर से। जो लगता था उसको ज्यादा मतलब नहीं है। वो शादी से फैमिली के कहने पे किया था, ये उसने भी हमसे कहा था। गोरखपुर मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी ने अटैक क्यों किया? मुर्तजा का मिशन क्या था और आखिर इस हमले से उसे क्या मिला? ATS लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है और इस दौरान जो फैक्ट सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए मुर्तजा के बीते 11 सालों की हिस्ट्री को खंगालना बेहद जरूरी है। बीते 11 साल में मुर्तजा की जिंदगी के 11 कैरेक्टर IIT बॉम्बे, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कोडिंग, बीवी, ISIS, सीरिया, नेपाल, विदेशी सिम कार्ड, अनवर अली अवलाकी, इस्लामिक अवेकिंग फोरम और हाइपोमेनिया। आपको एक एक करके सारे कैरेक्टर समझाते हैं। मुर्तजा पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था। यही वजह थी कि उसने 2010 में IIT की परीक्षा क्रैक की और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मुंबई चला गया। मगर कॉलेज के सेकेंड ईयर में आते आते उसका ध्यान सीरिया और वैश्विक स्तर पर होने वाली आतंकवादी गतिविधियों में कुछ ज्यादा लगने लगा। पूछताछ में तो यहाँ तक पता चला है कि कॉलेज में पढ़ने के दौरान अगर किसी आतंकी के पकड़े या मारे जाने पर कोई खुश होता तो मुर्तजा उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता। ये वो दौर था जब सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत हुई। इसी साल अमेरिका ने इराक छोड़ा था। इन सभी घटनाओं में मुर्तजा दिलचस्पी दिखाने लगा। इसके बाद साल 2013 में इराक और सीरिया में ISIS ने सिर उठाना शुरू कर दिया। छानबीन में पता चला है कि मुर्तजा ISIS के वीडियोस भी देखा करता था। साल 2015 में मुर्तजा अब्बासी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और थाने शहर में एक कंपनी में नौकरी में लग गया। इसी दरमियान वो अपने पिता के साथ सऊदी उम्रा करने भी गया था। साल 2016 में उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि अपनी पढ़ाई के बीच में ही, यानी कि साल 2012 से 2015 के बीच में ही नेपाली खातों के जरिए वो सीरिया में पैसे भेजा करता था। नौकरी छूटने के बाद साल 2017 में इंटरनेट के माध्यम से मुर्तजा ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। इसी बीच मुर्तजा को अलग अलग ख्याल आने लगा। मुर्तजा ने पूछताछ में ये बताया कि वो ये सोचता था कि वो जन्नत में है और अल्लाह उससे नाराज है। इस बीच मुर्तजा को ये भी लगने लगा कि वो बीमार है। मुर्तजा के परिवार ने उसका इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टर ने मुर्तजा की बीमारी को हाइपोमेनिया करार दिया। हाइपोमेनिया एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जो एक तरह का डिप्रेशन है, लेकिन इसकी वजह साफ नहीं है। चिड़चिड़ापन और आक्रामकता, एंजाइटी और तीव्र खुशी की भावना, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, बिना सोचे समझे किसी काम को कर लेना, बातूनी होना और तेजी से बोलना, इसके अलावा विचारों और ऊर्जा से भरा महसूस करना, एकाग्रता की कमी, आसानी से विचलित हो जाना और नशे के प्रति अधिक झुकाव इसके लक्षण हैं। उसके पिता ने जो कहा है
कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ। मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। जून 2019 में मुर्तजा ने शादी की। जौनपुर के मुल्ला टोला में रहने वाली एक लड़की से मुर्तजा का निकाह करवाया, लेकिन 6 महीने बाद ही ये शादी टूट गई और पत्नी ने तलाक दे दी। इसके पीछे की वजह क्या थी, वो सुनिए। ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जब आप रिलेशन में रहे उनके साथ पत्नी के रूप में, तो किस तरह के वीडियो देखता था, किस तरह की साइट चलाता था वो? हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है, हमें उस बारे में नहीं पता वो क्या करता था, क्योंकि उसकी कोई चीज़ें मेरे हाथ कभी नहीं लगी, ना लैपटॉप ना फोन, हमने कभी उसका कुछ छुआ नहीं है। और वो नॉर्मली रूम में नहीं रखता था अपने। एटीएस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि जिस वक्त मुर्तजा का तलाक हुआ, उस वक्त वो विवादित मुस्लिम धर्म गुरु जाकिर नायक के वीडियोस देखा करता था। आपके सामने कभी उन्होंने जाकिर नायक का जिक्र किया था? मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन मम्मी लोग जैसे नॉर्मली वीडियोस वगैरह कभी कभी देखते थे, अब हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। साल 2020 में मुर्तजा हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग सीख रहा था। इस दौरान वो एक बार फिर से सीरिया के लोगों के संपर्क में आया। जांच में पता चला है कि मुर्तजा ने इन लोगों से प्रभावित होकर इनके खातों में नेपाली खातों के जरिए 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। अब तक मुर्तजा पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुका था। मुर्तजा सोचने लगा था कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। एटीएस सूत्रों की माने तो पूछताछ में ये पता चला है कि मुर्तजा अब्बासी अपना मुख्य प्रेरक अनवर अल अवलाकी को मानता था, जो यमन अमेरिकी इमाम है, जिसे 2011 में अमेरिकी स्ट्राइक में मार गिराया गया। इसके अलावा वो इस्लामिक अवेकिंग फोरम पर कट्टर इस्लाम की बातें सुनता और उनसे सवाल पूछता। मुर्तजा ने करीब 29 इंटरनेशनल सिम खरीदे, जिससे उसने फेसबुक और टेलीग्राम पर अपना अकाउंट बनाया। साथ ही साथ पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि मुर्तजा आईएसआईएस के लिए सीरिया में जाकर युद्ध तक करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला, जिसका उसे दुख है। साल 2011 से 2022 11 साल तक मुर्तजा लगातार सीरिया के कनेक्शन में रहा। नेपाल के जरिए लाखों रुपए सीरिया में भेज दिए। विदेशी सिम कार्ड के जरिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के रडार पर वो क्यों नहीं आया। खुफिया एजेंसी ने 31 मार्च को यूपी पुलिस को 16 प्रोफाइल भेजे थे, जिसमें अहमद मुर्तजा अब्बासी का भी नाम शामिल था। सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी मिलने के बाद यूपी पुलिस की एक टीम अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर भी पहुंची थी, लेकिन इसकी भनक लगते ही मुर्तजा उससे पहले नेपाल भाग गया था। एक ब्राइट स्टूडेंट जिसने आईआईटी की परीक्षा को पास किया, आईआईटी बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया, वो 11 साल में ऐसा कैसे बन गया? आखिर वो कौन सी बात है जिसने उसे सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने को मजबूर कर दिया? विदेश में बैठी वो कौन सी ताकतें हैं जो मीलों दूर बैठकर भी आम लोगों को रेडिकलाइज कर रही हैं? ये एक चिंताजनक विषय है। बड़ा सवाल तो ये है कि देश में और कितने मुर्तजा तैयार हो रहे हैं। गोरखपुर से आमिर हक, आदर्श सिंह और मनीष यादव के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली, टाइम्स नाउ नवभारत। मुर्तजा जाकिर नायक की वीडियो देखता था, वो आईएसआईएस से इंस्पायर्ड था, लेकिन लोगों को बरगलाने, भड़काने और दंगा फैलाने वाले मास्टरमाइंड इस देश में भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं करौली दंगे के मास्टरमाइंड की। करौली दंगे पर टाइम्स नाउ नव भारत की इन्वेस्टिगेशन नॉन स्टॉप जारी है। आज एक बार फिर हमारे रिपोर्टर भंवर पुष्पेंद्र ने पुलिस से 2 कदम आगे जाकर दंगे के मास्टरमाइंड मतलूब अहमद के दंगा प्लान को एक्सपोज किया। कांग्रेस के करीबी पार्षद ने हिंदू नववर्ष पर दंगे के कितने हथियार जुटाए थे, इस पर हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। करौली दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब अहमद फरार है। एक तरफ पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ टाइम्स नाउ नव भारत पर मतलूब के मंसूबों का पर्दाफाश लगातार जारी है। हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने करौली दंगे का सबसे खतरनाक सच सबसे पहले पूरी दुनिया के सामने पेश किया। हमारे कैमरे ने एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया जो करौली दंगे के डेंजरस प्लान का सबसे बड़ा सबूत है। पुलिस मतलूब के घर दबिश देने पहुंची तो उसे क्या क्या मिला,
उसे पहली बार आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देखेंगे। मतलूब के घर से लाठी डंडे मिले, पत्थर मिले। मैं आपको वो एक्सक्लूसिव वीडियोस टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहा हूं जहां मतलूब और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और ये उसी जगह पर आकर पहुंचे हैं। ये स्पेशल टीम है, आप छत पर देख सकते हैं, वहां मौका मुआयना किया जा रहा है, पुलिस है और ये स्पेशल टीम खासतौर पर सादा वर्दी में भी लोग हैं, कुछ स्पेशल कमांडोज हैं जो यहाँ पर पहुंचे और ये वीडियो आप सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं। बहुत सारी लाठियां भी इस घर से बरामद हुई हैं जो कि इस गाड़ी में रख दी गई और ये स्पेशल टीम अपना काम कर रही है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे यहाँ जो मतलूब और उसके साथी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। मतलूब का घर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दिखाइए दिनेश, जो मेरे विजय हैं उनसे कहूँगा कि दिखाएं। ये मतलूब का घर है और यहाँ इसके सामने जो जिम है, ये देखिए ये जिम है, फिट एंड फाइन जिम, जिस पर जहाँ से पत्थर गिरे थे और इस तरफ से पत्थर आए थे। सामने उधर से ये जुलूस निकल रहा था। आप देखेंगे ये जो रोड जहाँ पर ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन से, तो वहाँ ये पूरी जो जुलूस था वो निकल रहा था और पत्थरबाजी हुई थी। उस छत से भी बहुत सारी लाठियां बरामद हुई हैं, डंडे बरामद हुए हैं जिसको ये लेकर जा रहे हैं। हालांकि अभी किसी को यहाँ गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं क्योंकि इनका कहना है कि ये फरार हैं। फिलहाल ऑफिशियली कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पेशल टीम और पुलिस यहाँ पर मौजूद है, विशेष कमांडोज मौजूद हैं और ये लोग अभी जा रहे हैं आगे दबिश देने के लिए। दबिश लगातार जारी है क्योंकि इस कर्फ्यू से करौली को राहत चाहिए ताकि आम जिंदगी पटरी पर आ सके। तो मतलूब के घर पर पहले से दंगे के हथियार जुटाए गए थे ताकि हिंदू नववर्ष पर करौली की फिजाओं में जहर घोला जा सके। कितने लोगों के साथ यात्रा निकालेगी, उसके बावजूद दंगा होता है, यानी शय थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि इनकी इच्छा शक्ति के बिना ये चीजें हो ही नहीं सकती थी। राजस्थान सरकार की इसमें भूमिका रही है, उपद्रवियों की तो है ही है, क्योंकि वो तो चाहते ही ऐसा हो। जब से कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है, इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के लोग जो कि अपने देश की अखंडता और एकता को बर्दाश्त नहीं करते, अपने देश की उन्नति को बर्दाश्त नहीं करते, वो सब लोग सक्रिय हैं राजस्थान में। लगातार अपराध घट रहे राजस्थान में, लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से धर्म के मामलों की बात हो, गोकशी की बात हो तस्करी की बात हो, हर तरह के मामले राजस्थान में आज चरम पर हैं। क्योंकि आपराधिक छवि के लोगों को, आपराधिक छवि के संगठनों को ये सरकार संरक्षण प्रदान करती है, उसी के भाव से ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। और आपको एक छोटी सी अभी जैसे जोधपुर की बात कर लें, अभी रमजान के समय पर वहाँ पर विद्युत विभाग लेटर जारी करता है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर बिजली की आपूर्ति सुचारू रखी जाए, वहाँ पर बिजली में कटौती नहीं की जाए। तो वो प्रमाणित करता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये लोग। हालांकि सर वो आदेश संशोधित बाद में किया गया था, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये जानने में है कि सर कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि उसके प्रदेश में दंगा हो। मतलूब 5 दिन से फरार है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर उसकी साजिशों के खुलासे ने पुलिस को भी नींद से जगा दिया। ऐसे में अब पुलिस पर भी करौली के विलेन को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दबाव बढ़ गया है। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस वीडियो की जगह पर मैं अभी खड़ा हुआ हूं। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरह समझना आपको पड़ेगा कि ये जो आप गली देख पा रहे हैं, यहाँ से वो लोग जो डंडे और सरी लेकर जा रहे थे वो इस तरफ आगे बढ़े थे। और पुलिस वालों की बात करें तो एक पुलिस वाला यहाँ खड़ा दिख रहा था और कुछ पुलिस वाले इस जगह थे जहाँ, जैसे आप मेरी पीठ देख पा रहे हैं वैसे ही उनकी पीठ थी। इधर से लोग आए और इस तरफ दौड़े थे, उधर से जुलूस आ रहा था और इस तरफ जुलूस को आगे जाना था। वहाँ सामने से जुलूस इस तरफ आगे बढ़ रहा था और जुलूस को इस तरफ जाना था आगे, लेकिन उसी दौरान ये पथराव हुआ। ये आप मीनार देख पा रहे हैं, सामने वो जिम है जिस जिम की लगातार वीडियो में बात हो रही है। और जहां मैं खड़ा हुआ हूं इस जगह, यहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था, इसकी पीठ आपने देखी। एक व्यक्ति उस जगह, उस हाथ पर जहां मैं इशारा कर रहा हूं उस जगह पर खड़ा हुआ था और यहाँ से वो लोग निकल रहे थे जो डंडे, सरिये और पत्थर लेकर के पत्थरबाजी करते हुए आपने देखा होगा। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि जिस तरह से वो लोग जा रहे हैं, ये वो रास्ता है। तो कुल मिलाकर क्या तैयारी थी, क्या एक्स्ट्रा प्लानिंग थी, वो सब जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है। फिलहाल पुलिस अनुसंधान में लगी हुई है, लेकिन वो वीडियो उसी पुलिस पर सवाल खड़े करता है जो पुलिस अनुसंधान कर रही है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने भी करौली दंगे को सुनियोजित साजिश करार दिया। हालांकि उन्होंने पुलिस का बचाव भी किया। करौली में जो दुर्घटना हुई और जिस ढंग से पत्थरबाजी हुई, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्व नियोजित ये घटना की गई, जो बहुत ही दुखद है।
पुलिस ने अपने हिसाब से नियंत्रण करने की कोशिश की। हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो गया है कि हिंदू नववर्ष पर करौली में शोभा यात्रा के लिए बाकायदा प्रशासनिक मंजूरी ली गई थी। बावजूद इसके कांग्रेस के करीबी पार्षद मतलूब अहमद ने दंगे की साजिश रची। लेकिन अब इस पर भी सियासत हो रही है। इस केस में अब जयपुर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर पर भी FIR दर्ज की गई है। इस मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मास्टरमाइंड मतलूब अब तक फरार है। भवर पुष्पेंद्र, करौली, टाइम्स नाउ नवभारत। तो राजस्थान में निष्क्रियता को लेकर के पुलिस कटघरे में खड़ी है। देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पुलिस को अपना काम करने के लिए लताड़ा जा रहा है। वर्दी वालों को सबके सामने शर्मसार किया जा रहा है। और धौंस जमाने वाला कौन है? धौंस जमाने वाले हैं नेता। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता को बहुत गुस्सा आ गया, आपा खो दिया उन्होंने अपना। वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी NCP के नेता ने एक सरकारी अफसर को चांटा जड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए, आप भी यही पूछेंगे कि भाई नेताओं को इतना गुस्सा क्यों आता है। क्या बोला? रमजान में खुल्ला ना बोला, ये आके मेरे एरिया में नहीं चलता। आना ड्यूटी है, ड्यूटी कर लेके चले जा, खत्म। नहीं सुनते, बुलाते रहते को, क्या बात करता हूँ, बुला। बाप रे बाप, नेताजी तो गरमा गए। क्या बोला? रमजान में खुल्ला ना बोला, ऐसा गरमाए कि हाथ छिटकने लगे। ये आके मेरे एरिया में नहीं चलता। ऐसा गरमाए कि आपा खो दिया। तुम क्या बोल रहे हो मेरे को? ऐसा गरमाए कि मानो दौरा ही पड़ गया। रोज रोज के तमाशे हो गए, नखरे। पास खड़े लोगों को इतनी तमीज तक नहीं थी कि कॉर्पोरेटर साहब को गुस्सा आया है, थोड़ा पानी पिला दे, गुस्सा शांत कर दे। ये तो उन्हें और चने की झाड़ पर चढ़ाने लगे। रोज रोज के तमाशे हो गए, रोज नखरे। नहीं सुनते, बुलाते रहते को। ये किसी ऐरी गैरी पार्टी के नेता नहीं, बल्कि ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर हैं। गर्मी तो होगी, ऊपर से ये मामला उनके गढ़ हैदराबाद में है, तो लाजमी है गर्मी तो होगी। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कुछ मासूम पुलिस वाले हैदराबाद के भोकलपुर यानी कॉर्पोरेटर गौसुद्दीन साहब के इलाके में पहुंच गए। रात के 12 बज गए थे, लिहाजा दुकानदारों का शटर डाउन करा दिया। लेकिन तभी धमक पड़े गौसुद्दीन साहब और तांडव शुरू हुआ। क्या बोला? रमजान में खुल्ला ना बोला, ये आके मेरे एरिया में नहीं चलता। हाँ, आना ड्यूटी है, ड्यूटी कर लेके चले जा, खत्म। रोज रोज के तमाशे हो गए, रोज नखरे। नहीं सुनते, बुलाते रहते को, क्या बात करता हूँ, बुला। सुना हवलदार जी, यहाँ कानून का नहीं ओवैसी साहब के नेता का राज चलता है। ड्यूटी करके चुपचाप चले जाना, नखरे बिल्कुल नहीं करना, वरना देखा नहीं कैसे तमतमाए हैं मोहम्मद गौसुद्दीन। अब गुस्सा आया है तो ऐसे वैसे थोड़े ही शांत होंगे। आगे भी सुनते जाइए। कल क्या बोले जहांगीर साहब को? 1 महीना तक एरिया में नहीं आना। भाई को है, अब लोगों को सही करने का रहता, उन्हें होटल को इंगालने को तो भगवान लाके रख रहे बाहर। हम बात कर रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो मेरे को? तुम 100 रुपए के आदमी है, 100 रुपए के आदमी है, तुम 100 रुपए के, तुम्हें सबका चिल्ला था, 100 रुपए के बोल रहे अभी, 100 रुपए के, 100 रुपए के। सुन रहे हैं ना, पुलिस वाले 100 रुपए के, खुद सड़क छाप बात करने वाले कॉर्पोरेटर खाकी की कीमत भी लगा दे। अब वैसे खुद ही देख लें अपने कॉर्पोरेटर को और तय कर लें कि करना क्या है, वरना कानून तो अपना काम कर ही रही है। 100 रुपए के। ये तो हैदराबाद के एक नेता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां एनसीपी के एक नेता का ऐसा पारा चढ़ा कि सरकारी दफ्तर पर ही चढ़ाई कर दी। तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक एनसीपी नेता के घर पर पानी का मोटर काम नहीं कर रहा था। नेताजी ने सरकारी दफ्तर में कॉल करके शिकायत की,
लेकिन समय रहते उसे बदला नहीं गया। ऐसे में एनसीपी नेता गर्मा गए। उनके हिसाब से तो आम आदमी से पहले वो आते हैं, वीआईपी जो ठहरे। बस क्या था, अपने समर्थकों के साथ पब्लिक एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर में पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी के ऊपर लात घूसों की बारिश कर दी। हद तो तब हुई जब वो ऐसा करके वापस अपने घर गए, एसी की हवा खा रहे हैं और पुलिस एक्शन लेने में 10 बार सोच रही है। बाहरी सरकार, बाहरी सिस्टम, ऐसे में करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह खद्दरदारियों वाह। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए आपको लिए चलते हैं पंजाब, जिसकी तुलना आजकल पश्चिम बंगाल से हो रही है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सूबा भी अब बंगाल की राह पर है। यहां भी आए दिन सियासी हत्याओं के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस इन हत्याओं को पॉलिटिकल किलिंग बता रही है। 22 दिन पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस और अकाली दल के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर इन हत्याओं के पीछे कौन है, लेकिन सीएम मान अब तक मौन है। पंजाब की हत्याओं का क्या है पॉलिटिकल कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। गोलियां चल गई ओए पिकू यार, गोलीबारी, यार गोलियां चल गई ओए, भगदड़, दहशत, हाय गोलियां चल गई। सरेआम खून खराबे का यह मंजर पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था का सबसे ताजा नमूना है। रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पहले बहस हुई और फिर कातिलों ने कबड्डी क्लब के प्रेसिडेंट धर्मेंद्र सिंह पर दनादन 3 गोलियां दाग दी। पहला फायर, यार गोलियां चल गई ओए, दूसरा फायर, तीसरा फायर, पिकू यार। इसका अंजाम ये हुआ कि धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। यूनिवर्सिटी गेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਾ ਦੇ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਈ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। पटियाला में मर्डर के इस वीडियो को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी शेयर किया। उन्होंने सूबे के बदहाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बार फिर भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा, पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जबकि सीएम हिमाचल की ठंडी हवाओं में वोट मांगने में व्यस्त है। पटियाला में 2 और हत्याएं हुई। रोजाना औसतन 3-4 हत्याएं हो रही हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे छोड़ दें। सिद्धू ने पटियाला में मर्डर की जिस दूसरी वारदात का जिक्र किया है, वो शहर के मशहूर काली माता मंदिर के सामने हुई, जहां 19 साल के प्रीतपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कातिलों ने बेहद करीब से उसके सीने में गोली मारी, जो उसके दिल को चीरती हुई आर पार निकल गई। प्रीतपाल के पिता को शक है कि उनके बेटे का मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने करवाया है। शक जहर ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਾਂਡ ਜਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। इससे पहले गुरदासपुर में भी जमीन विवाद में 4 लोगों की जान चली गई। घटना सोमवार की है, जब फुलड़ा गांव की सरपंच लवली देवी के पति सुखराज सिंह समेत 4 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल मर्डर करार दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पंजाब भी पश्चिम बंगाल की राह पर है, जहां आए दिन सियासी रंजिश में हत्याएं कर दी जाती हैं। पंजाब के हालात पर सिद्धू ने कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता प्रदीप दत्ता की गुरदासपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय गुरदासपुर के फुलड़ा गांव में हूं और उस खेत में खड़ा हूं और उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे सुखराज और उनके 2 साथियों की मौत हुई। सुखराज अपने 2 साथियों के साथ खेत को सींचने के लिए आए हुए थे, जब ऑल ऑफ ए सडन कुछ गाड़ियां यहां पे आती हैं। उस गाड़ियों में निर्मल सिंह होते हैं और उनके साथी होते हैं। बताया जाता है कि इनके बीच में एक जमीन का काफी देर से झगड़ा चल रहा था। वो आते हैं, इनके बीच में वाद विवाद होता है, वो फायरिंग करते हैं। फायरिंग में आप देख सकते हैं सुखराज की मौत इसी जगह पे हो जाती है और कुछ गोलियां आप देख सकते हैं कि पेड़ पर भी लगी हैं और पेड़ की जो ये शाख है इस पे भी गोली लगी हुई है। और आप देखिए, और सुखराज की आप दिखा सकता हूं मैं, उनकी जो चप्पल है वो यहाँ पे ही रह जाती है और उसके बाद वो सुखराज की बॉडी को घसीटते हैं और थोड़ा दूरी पर ले जाते हैं और उसके बाद उन्हें और गोलियां चलाते हैं।
सुखराज को 50 से ज्यादा गोलियां मारी गई, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन हत्यारे अब तक फरार हैं। ऐसे में उनके घर वाले पंजाब की सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। ओए मैं कभी सुखराज को मार के सुट गया, मैं कितों लाऊंगी? कोई इंसाफ नहीं, कोई कातल नहीं पकड़ा गया। क्या करेंगे हम? बच्चे छोटे छोटे, इंसाफ चाहिए। अभी तक तो कोई सरकार नहीं हमारे वास्ते, कोई सरकार नहीं। मेरे सुखे के कातल नहीं पकड़े गए तो हमारी सरकार कहाँ से? जहाँ हम खड़े हैं ना, ये जो गांव पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में पड़ता है। जो ज़मीन थी वो डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में पड़ती है। जो दोषी भी हैं उन्होंने जो जाना था वो डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में जाना था, लेकिन उनका रास्ता सिर्फ यही पड़ता है। उन्होंने को हाई कोर्ट से अपनी लाइफ एंड लिबर्टी के लिए पुलिस ली हुई थी, उसको मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम तो जब आए थे हमने तो स्टेटमेंट लेके तभी 14 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। जो मेन कल्प्रिट है वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ हमने गार्ड लगा के उसको अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। बाकी दोषियों को पकड़ने के लिए हमने अलग अलग पुलिस पार्टी डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में ऑलरेडी भेजी हुई है। बताया जा रहा है कि सुखराज की सुरक्षा में पुलिस भी तैनात थी। इसके बावजूद करीब 17 गाड़ियों में हमलावर आए और कांग्रेस नेता सुखराज सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की। सुखराज सिंह को 53 गोलियां मारी गई। गोलीबारी में सुखराज समेत उनके 2 और लोग मारे गए, जबकि आरोपी निर्मल सिंह का 1 आदमी मारा गया। इस वारदात के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सुखराज के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। ये लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब च, पुलिस आई है। 50 ਤੋਂ 60 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, 2 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 50-50 ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ 50-50 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੂ? It is a bunch of amateurs running this government. कोई अनुभव नहीं सरकारां किवें चलदियां ने। सिद्धू ने पंजाब में सियासी हत्याओं के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि मान सरकार की सत्ता संभालने के बाद अब तक कई कांग्रेसी वर्कर्स की जान जा चुकी है। गुरदासपुर में कांग्रेस नेता सुखराज सिंह का मर्डर कर दिया गया। लुधियाना में कांग्रेस के वार्ड प्रेसिडेंट मंगत राम की हत्या कर दी गई। फिरोजपुर में कांग्रेस वर्कर इकबाल का कत्ल कर दिया गया। सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उम्मीद की राजनीति की जगह डर की सियासत हो रही है। राज्य में सत्ता संभालने के कुछ दिनों के अंदर ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथों में ले लिया है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। पंजाब में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। पंजाब में हो रही हत्याओं को पंजाब कांग्रेस राजनीतिक हत्या करार दे रही है। वहीं पंजाब का गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास में है। सूत्र बताते हैं कि मान सरकार जल्द ही विपक्ष के इन आरोपों पर जवाब देगी। सरकार पर सवाल उठे तो सीएम मान ने अब पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है, लेकिन जिस तरह से आए दिन कत्लेआम हो रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस ही नहीं अकाली दल भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। आप देखिए पंजाब का हाल क्या है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, प्रेस को मजल किया जा रहा है और हर तरीके के आप वहाँ सोच सकते हैं कानून नाम की चीज कांग्रेस के समय नहीं थी, तो अब यहाँ पे तो लोग कानून अपने हाथ में ही लेने लगे हैं। पता करिए वहाँ पे हो क्या रहा है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर जवाबदेही उनकी ही बनती है। लेकिन दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत क्या हासिल की, अब उसकी नजरें हिमाचल प्रदेश पर। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम मान आज भी मंडी दौरे पर। लेकिन लोग तो पूछेंगे, पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे कौन है? इस पर मान क्यों मौन है? गुरदासपुर से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हर कोई इमरान खान की पोल खोलना चाहता है, चाहे वो जनता हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो उनके खुद के नेता हो। पाकिस्तान में सियासी हलचल लगातार जारी है। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज फिर टल गई। हालांकि कोर्ट ने जरूर कहा कि सुनवाई को पटरी से उतारने की कोशिश ना की जाए। हम ऐसा फैसला देंगे जो देश के हित में होगा। इसके बाद इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी मीडिया के सामने आए,
बात शुरू होती उससे पहले ही फवाद चौधरी मीडिया से उलझ गए। ऐसा लगा बात मामूली बहस तक ही रहेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, बात बढ़ती गई। आगे क्या हुआ देखिए। मीडिया के ऊपर पैसा खर्च करके अपनी तारीफें करवाते हैं। कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर बता दे जो हमने इनसे बेहतर नहीं किया, एक बता दे। एक जमाना वो भी था जब खान साहब को मीडिया बहुत प्यारी थी, लेकिन अब उन्हें वो फूटी आंख नहीं सुहाती। कप्तान साहब और उनके सिपह सालानों को सवाल अब अच्छे नहीं लगते। ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट, किराए के टट्टू आप होंगे, वो हम चौधरी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इमरान के भरोसेमंद मंत्री फवाद चौधरी आदतन एक बार फिर पत्रकारों से भिड़ गए। तू मैं इतनी बढ़ी कि मर्यादा की लकीर कहीं पीछे छूट गई। ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट, किराए के टट्टू आप होंगे, वो हम चौधरी फवाद ने पत्रकारों को किराए के आदमी कहा, जिस पर माहौल बिगड़ा। उनसे माफी मांगने को कहा गया तो उनकी जबान और लहजा धरातल में धंसता चला गया। ऐसी इजाजत दी है जुबान इस्तेमाल करने की? इसी को कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सरकार चली गई, कोई गारंटी भी नहीं कि चुनाव के बाद सत्ता का सुख मिल ही जाए, लेकिन इसके बावजूद उन पर ठसक में कोई कमी नहीं थी। शर्मिंदगी का तो नामो निशान नहीं था। जब वो नहीं माने तो बात बिगड़ती चली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। फवाद चौधरी की माफी तक फवाद चौधरी की माफी तक फवाद चौधरी की माफी तक लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशतगर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशतगर्दी की सरकार। ये पहला मौका नहीं है जब फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए तमीज की रेखा लांघ दी हो। इससे पहले साल 2019 में वो टीवी एंकर शमी अब्राहम को थप्पड़ मारने पर सुर्खियों में आ चुके हैं। एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान को थप्पड़ मारा, दोनों गुत्थम गुत्था भी हुए। मुबश्शिर लुकमान ने फवाद चौधरी से टिकटॉक गर्ल हरीम शाह के बारे में सवाल पूछा था। फवाद चौधरी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी मुबश्शिर लुकमान पर तशद्दुद किया। लाहौर में मोहसिन लगारी के बेटे की दावत वलीमा में फवाद चौधरी और एंकर पर्सन में झगड़ा हुआ था। फिर साल 2020 में एक शादी समारोह में एक और टीवी एंकर को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच, तमाम मेहमानों के बीच मारपीट हो गई थी। तो फिर आप हुकूमत हैं जो सब आप हुकूमत है। हुकूमत है, आम आदमी इंसान आम आदमी होते हैं, क्या होता है, इंसान ही होता है ना। हो जाती है। आपकी कभी लड़ाई हुई है वैसे जिंदगी में? मेरा नहीं ख्याल कोई इतना आम मामला हो जाती है। छोटी मोटी बात हो गई, छोटी मोटी बात होगी, रात को खत्म हो। आपने थप्पड़ होगा उस वक्त इन द हीट ऑफ द मूवमेंट हो जाता है। उन्होंने कोई बात की, मैंने कोई बात की, इतनी हम बात नहीं है। यानी इमरान खान के चहेते मंत्री फवाद चौधरी मीडिया के साथ बदतमीजी करने के लिए पहले से बदनाम हैं। ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के, ये किराए के टट्टू आप होंगे, वो हम चौधरी यानी इमरान खान के चहेते मंत्री फवाद चौधरी मीडिया के साथ बदतमीजी करने के लिए पहले से बदनाम हैं। कह लीजिए जब इमरान खान ही मीडिया को खुलेआम कोसते हो और विपक्ष की कठपुतली मानते हो, तो फिर उनके चेले मंत्रियों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कुल मिलाकर पाकिस्तान में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आपने इमरान खान के भरोसेमंद मंत्री फवाद चौधरी का नाटक देख ही लिया है। उधर इमरान खान की पार्टी के एक बागी नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने खान साहब की पोल खोल दी। उसने बताया कि दरअसल इमरान खान जनरल बाजवा से डरे हुए थे और उनकी सेना प्रमुख पद से छुट्टी चाहते थे। यह खुलासा तब हुआ है जब इमरान लगातार जनरल बाजवा की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। दरअसल इमरान ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेना से दुश्मनी ले ली तो फिर सत्ता में उनकी वापसी मुश्किल है।
देखिए अरशद, कुर्सी तो होती है अल्लाह के हाथ में, देने वाला वो है, इज्जत देने वाला वो है, इक़्तिदार देने वाला वो है, वो ही लेने वाला है। तो मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। इमरान खान बयानों के वीर हैं, कह लीजिए बयान बहादुर। उन्हें खुद के अलावा पाकिस्तान में सब भ्रष्ट ही दिखता है। विपक्ष ने पूरे देश को ही लूट लिया। विदेशी मदद से विपक्ष उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है। सेना उनकी बात नहीं सुनती, जनरल उन्हें भाव नहीं देते, यानी अकेले इमरान के अलावा पूरा सिस्टम ही बेकार है। बेदाग हैं तो बस एक इमरान खान। गवर्नमेंट का भी नहीं कि गवर्नमेंट चेंज कर दो, इमरान खान को चेंज करो। यानी ये हैरत ये है कि वो तो सिर्फ है ही स्पेसिफिक कि जी रूस सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। हालांकि वो एम्बेसडर बताता गया कि ये पूरा एक इदारों का, फॉरेन ऑफिस की डिस्कशन, फॉरेन सेक्रेटरीज की, आर्मी चीफ, और उन्होंने पूरा सबकी डिस्कशन के बाद रूस का दौरा था। विपक्ष तो छोड़िए, इमरान खान को अपने फौजी जनरलों पर भी शक है। उन्हीं की पार्टी के सांसद ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि वजीर आजम इमरान खान अपने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ साजिशों की खाई खोद रहे थे। इमरान जनरल बाजवा को पद से हटाना चाहते थे। उनके चहेते जनरलों की विदाई का प्लान भी बना रहे थे। उन्हें बाजवा की मौजूदगी कतई पसंद नहीं थी। वो बाजवा को अपने लिए खतरा मान रहे थे। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत असद साहब से। लेकिन पहले विपक्ष बोल रहा था और अब जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान की पोल उन्हीं की पार्टी के सांसद बोल रहे हैं। उनका दावा है कि वो बात सच साबित करने के लिए सबूत भी दिखा सकते हैं। लेकिन जब इन आरोपों पर इमरान खान से सवाल पूछा गया तो जनरल बाजवा और पाकिस्तान फौज के कसीदे पढ़ने लग गए। बड़ी ही जबरदस्त नून लीग की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चली है। सारा वक्त इनकी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और उसमें से ये हिस्सा था कि जी एकदम इमरान को, मैं उनको, देखिए मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूँ अरशद, पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की बहुत ज़रूरत है। मैं दुनिया की पॉलिटिक्स समझता हूँ। मुझे फ़ख्र है कि सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी मेरे 3.5 साल में है। इसकी आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछें, वो सारी गवाही देंगे कि जो हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त इन 3.5 साल में पहले नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज को मजबूत रहना चाहिए। हमें, हमारे मुल्क को ज़रूरत है एक मजबूत फ़ौज की। इसलिए मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि वो कमज़ोर हो। इमरान खान दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन दुनिया जानती है कि बीते साल अक्टूबर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद को हटाने पर इमरान और बाजवा के बीच तलवारें खिंच गई थी। सूत्रों के मुताबिक जनरल बाजवा फैज हमीद को पद से हटाना चाहते थे, लेकिन इमरान उन्हें बनाए रखने पर अड़ गए। अब इमरान दुनिया को बता रहे हैं कि विवाद कुछ था ही नहीं, ये तो सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात थी। हालांकि सच ये है कि आखिर में इमरान को झुकना पड़ा। हुआ वही जो बाजवा चाहते थे। मैं इनको की कह रहा था कि हमें सर्दियों तक उसी को रखना चाहिए। मुझे तो डर अफगानिस्तान का और भी ज्यादा था, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर सिविल वॉर हो जाती तो हमें ये उसका फॉलोआउट तो पाकिस्तान आना था। तो मैं इसलिए कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए जो हमारा सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस्ड आदमी है उसको हेड करना चाहिए। मुश्किल वक्त है। उनका अपना व्यू था कि हमारी फौज के अंदर एक अपनी हमारा सिस्टम है जो भी है, लेकिन मेरे ज़हन में तो नहीं था ना। मुझे क्या पता, मैं तो अपने मुल्क का, मैं तो मेरा एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का सोच रहा था। लेकिन इसमें हमारी कोई, सिर्फ वो और प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे थे, मैं और देख रहा था। इमरान खान अब विवाद पर पर्दा डालने के मूड में है, लेकिन कौन भूल सकता है कि पिछले ही महीने के 20 मार्च को इमरान खान ने भारतीय सेना की खुलेआम तारीफ की थी। पाकिस्तान को बता रहे थे कि भारतीय सेना कभी चुनी हुई सरकारों के फैसले में दखल नहीं देती। सवाल उठता है कि क्या इमरान खान इंडियन आर्मी की तारीफ करके जनरल बाजवा पर तंज कस रहे थे? और अगर
दोनों में सब कुछ ठीक ही था, तो फिर ये तंज करने की जरूरत क्यों पड़ गई? हालांकि अब वक्त बदल गया है, तो खान साहब ने भी बैकफुट पर आना ही ठीक समझा। कोई जाती इंटरेस्ट तो है ही नहीं। मैंने मुझे कोई पैसे बार बना रहा था जब मुझे खतरा हो फौज से। क्योंकि होता क्या, नवाज शरीफ को क्यों बार बार फौज के साथ मसला आया, या आसिफ जरदारी ने क्यों हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकनों को कहा जी मुझे अपनी फौज से बचा लो, या नवाज शरीफ ने क्यों मोदी को मैसेज बजाई कि जी मैं फौज से छुप के मिलना चाहूँ आपसे, या डॉन लीक्स क्या थी, ये सारे अपनी फौज से डरे हुए ना। मुझे क्या डर था? हमारे सारी जो फॉरेन पॉलिसी, हम हमेशा सिक्योरिटी के इश्यूज को सब पे एक ही पेज पे थे हम, किसी चीज में हमारा कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि वो भी नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम भी करते हैं। मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान में, मेरी कौन सी कोई बाहर पैसे पड़े हैं प्रॉपर्टीज, मैं तो पाकिस्तान के साथ ऊपर या नीचे जाऊंगा। बदले बदले से लग रहे हैं इमरान। अब सेना की तारीफ मजबूरी है, नहीं करेंगे तो सत्ता में वापसी की कोई गारंटी नहीं। लिहाजा इमरान ने जनरल बाजवा के खिलाफ साजिश वाली अपनी दुकान का शटर गिराने का फैसला कर लिया है। यानी आखिरकार हुआ वही जो बाजवा मन भाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और पाकिस्तान में भले ही कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान का जिक्र जरूरी होता है। इमरान खान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद अपनी आदत से बाज आने को तैयार नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान ने जिस तरीके से उनके विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरा है, उससे इंडिया में मायूसी छा गई है। देखिए, खास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। मेरे पास सिस्टम है अंदर देखने का। 72 चैनल इंडिया के इस फैसले के बाद सफ़े मातम कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे, उनके बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे, उनके कारोबारी शेयर होल्डर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा मायूसी की लहर हिंदुस्तान में आई है और सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान